भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सोनिया गांधी कर्नाटक के मांड्या से की पदयात्रा, लंबे समय बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज देंगे सौगात, शाम 6 बजे सुजाला एलिवेटेड का करेंगे उद्घाटन। करीब 225 करोड़ से तैयार एलिवेटेड रोड। पंजाब पुलिस महकमे में होंगी नई भर्तियां, सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर दी जानकारी। भर्तियों को लेकर सीएम मान ने दी गारंटी, लिखा मेरिट के आधार पर होंगी भर्तियां। गुरुग्राम में पुलिस पीसीआर वैन पर लाठी डंडों से हमला, पुलिस कर्मियों पर करीब 6 लोगों ने किया हमला। पीसीआर इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी घायल, अस्पताल में भर्ती। झगड़े की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थी पुलिस। उत्तराखंड मौसम विभाग का अलर्ट जारी, कुमाऊं मंडल के जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में राप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर, 50 से ज्यादा गांवों में घुसा राप्ती नदी का पानी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती नदी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी अहम खबर आ रही है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है चंडीगढ़ से, जहां पर महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं और इसकी जानकारी हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। हरियाणा सरकार जो है इस कार्यक्रम को आयोजित करेगी और इसमें सीएम मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त चंडीगढ़ से। और चलो इस बीच रुक कर लेते हैं सोनीपत का, जहां से इस वक्त बड़ी और अहम खबर मिल रही है। सोनीपत का रुक करेंगे। सोनीपत में 4 कफ सिरप पर WHO का अलर्ट जारी हो गया है। मेडेन फार्मास्यूटिकल कंपनी के सिरप पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस्तेमाल से गंभीर समस्या या फिर मौत का खतरा भी हो सकता है। गांबिया में 66 बच्चों की मौत की वजह बना है। ये तमाम चीजें कही हैं WHO ने। ये प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो कफ सिरप को लेकर WHO की ये जानकारी, जहां पर 4 कफ सिरप पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट जारी किया है। मेडेन फार्मास्यूटिकल कंपनी के सिरप पर सवाल उठाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि इनके इस्तेमाल से समस्या हो सकती है या फिर मौत भी हो सकती है। गांबिया में 66 बच्चों की मौत की वजह बना है ये सिरप। तो प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। और चले इससे बीच एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ का रुख कर लेते हैं। बहादुरगढ़ मैसेंजर राष्ट्रीय अवार्ड शिल्पियों का मेला 10 दिनों तक चलेगा। हस्तशिल्प और सांस्कृतिक उत्सव 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा ये सांस्कृतिक उत्सव। 75 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अवार्ड धारक शिल्पी इसमें हिस्सा लेंगे। बहादुरगढ़ के राष्ट्रीय अवार्ड सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो लगातार 8वीं बार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय अवार्डी शिल्पियों का मेला लगेगा। और चले रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों की ओर। सीएम मनोहर लाल ने पीसी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुबई में शारजा सफारी देखी है, उसी की तर्ज पर हरियाणा में सफारी बनाया जाएगा जो 10,000 एकड़ में बनेगा। ये एशिया की सबसे बड़ी सफारी होगी। इससे आर्थिक मजबूती मिलेगी और साथ ही रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें पक्षियों की 180, जलीय जीव की 29 प्रजाति होंगी और इस तरह से अन्य प्रजातियां भी रखी जाएंगी। पहला दौरा मेरा 28 और 29 तारीख को हुआ और उसमें हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर केंद्र के श्री भूपेंद्र यादव जी, उनकी तिथियां उसी हिसाब से मिल पा रही थी और हमने जो उस दौरे का पर्पज रखा था वो था कि हरियाणा में एक बड़े स्केल की एक जंगल सफारी, इसका निर्माण हम करने जा रहे हैं
उसके लिए जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है, चिन्हित हो गई है। वो 2 जिलों में वो जगह है। 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूंह जिले की है। एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियां वो एक उपयुक्त स्थान है ऐसा फॉरेस्ट का जो एक एरिया, वो अब हमने उसको डिक्लेयर करवाया है। तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहाँ एक जंगल सफारी वो बनेगी। तो उस सफारी को बनाने के लिए कई प्रकार की जो कंसल्टेशंस हैं वो चल रही हैं। शारजाह की एक सफारी जो लगभग 2,000 एकड़ में है, उसका नाम भी काफी प्रसिद्ध सफारी है। अफ्रीका के जंतुओं को ला करके, एनिमल्स को ला करके और वो निर्माण किया गया। उसका पिछले 7 साल से उसका निर्माण हो रहा है, लेकिन अच्छी एक प्रेजेंटेशन उनकी है। तो हमने कहा उसको भी पहले देखेंगे और इंटरनेशनल लेवल के और जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे भी कंसल्ट करेंगे, ताकि एक अच्छी लेवल की सबसे बड़ी सफारी एक प्रकार से ये होगी। अभी तक 10,000 एकड़ की सफारी शायद एशिया में तो कहीं नहीं है, अफ्रीका में कहीं हो तो मालूम नहीं। अलग अलग जोन्स इसके अंदर जो विचार किए गए हैं, 10 जोन लगभग होंगे इसमें। एक बड़ा हर्पेटेरियम जिसमें रेप्टाइल्स, स्नेक्स आदि का एक एरिया होगा। एवरी बर्ड पार्क जो एक एनक्लोज्ड एरिना होगा बर्ड्स के लिए, ताकि एक बड़ा क्षेत्र हर प्रकार के छोटे बड़े जो पक्षी हैं उनको वहाँ रखा जा सके और उनके लिए अंदर सारी व्यवस्थाएं भी होंगी। लेकिन वो बर्ड्स मौसम के हिसाब से वहाँ रहेंगे ताकि वहाँ पर रहने के लिए उनको एक उचित वातावरण भी मिल सके। शेर जो है इनके अलग अलग 4 जोन होंगे। लायन होगा, टाइगर, पैंथर, चीता भी हम कोशिश करेंगे कि एक जोन उसके लिए बनाया जा सके, क्योंकि चीता की उपलब्धि अपने आप में थोड़ा कठिन है। फिर भी जैसे अब प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में एक चीते ला करके और जो एक वहाँ इस प्रकार का एक उनकी व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था हम भी विचार करेंगे कि केंद्र सरकार की सहायता से कहीं से भी हमको चीता उपलब्ध हो जाए तो उसको भी हम रखेंगे। फिर शाकाहारी जानवर जितने भी रहते हैं उसमें उसका भी एक बड़ा क्षेत्र वो बनाएंगे। पशु पक्षी जो विदेश के हैं, अपने यहाँ जिसकी प्रजातियां कम मिलती हैं, ऐसे एक अलग से उसका भी एक जोन बनेगा। एक अंडर वाटर वर्ल्ड जैसा एक्वेरियम, इस टाइप के रेप्टाइल्स, इस प्रकार के जो अंडरग्राउंड भी होते हैं, रेप्टाइल्स तो जमीन पर होते हैं, लेकिन मछलियां या मगरमच्छ इस प्रकार के वो एक अंडरग्राउंड वाटर का एक जोन होगा। एक नेचर ट्रेल जिसमें वॉकिंग है, ट्रैकिंग है, साइकिलिंग है, इस प्रकार का भी एक जोन वहाँ रहेगा, ताकि जो टूरिस्ट आते हैं उनको वो भी एक उस प्रकार का मिले। विजिटर टूरिज्म जोन जिसमें ऑडिटोरियम होगा, 3D शोज होंगे, कुछ हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उनकी एग्जीबिशन होगी, नेचुरल जो नेचर के अंदर रहने वाली चीजें ऐसी देश और दुनिया में पाई जाती हैं, उसका एक उसके लिए स्टडी सेंटर भी स्टाफ टाइप का हम कह सकते हैं, वो भी प्रदर्शनियां उसकी वो लगेंगी। फिर एक बोटनिकल गार्डन, बायोम्स जिसको कहते हैं, उसमें भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी जैसे हम ये कह सकते हैं कि पौधे जो है या फ्लावर जो है देश दुनिया के अच्छे अच्छे जो प्रकार के विभिन्न प्रकार के, उसका भी वहाँ प्रदर्शन होगा। ट्रॉपिकल कोस्टल डेजर्ट ये एक इस प्रकार से ही रहेगा। तो ऐसा एक बड़ा जो जंगल सफारी का ये प्रारूप ये निकल करके आएगा। संयोग से दिल्ली के निकट होने के कारण से वीकेंड्स पर कैपिटल रीजन के जो लोग हैं उनको भी जाने का उसमें अवसर मिलेगा। एयरपोर्ट नजदीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विदेशी जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी आकर्षण का एक केंद्र बनेगा और आसपास के इलाके की इकोनॉमी ये भी उसमें बढ़ेगी। हमने होम स्टे जो पॉलिसी है इसका जो प्रारंभ किया है उसका लाभ भी वहाँ के इलाके के आसपास के गाँव को मिलेगा। जो ये सारे एरिया जो है इसमें गांव जो आते हैं, गरतपुर बास, सकतपुर, नौरंगपुर, बारगुजर, ऐसे लगभग 8-10 गांव बिल्कुल विसिनिटी में हैं, तो इनको भी उसका ये लाभ मिलने वाला है। अरावली फाउंडेशन की एक स्थापना की जाएगी। उस फाउंडेशन के माध्यम से पूरी परियोजना केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार या अन्य भी कोई इसमें स्टेक होल्डर्स अगर ज्वाइन करना चाहेंगे उसका भी हम अभी खुला रखा हुआ हमने इस सारे विषय को लेकर के, और ये बनाया जाएगा।
इसका अध्ययन करने के लिए और इसका जो प्रारंभिक जिसको कहना चाहिए कि जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण उसको भी हमने जिम्मे लगाया है, उनसे भी इसका अध्ययन कराया जाएगा, उससे सहायता ली जाएगी। जमीन पूरी जो है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सेक्शन 38 सेक्शन 80 इसके अंतर्गत वो जमीन जो है ली जाएगी ताकि गांव के लोग उस जमीन को और इस सफारी के लिए उपलब्ध करा सकें, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको इस ढंग से जो कोई और व्यवस्थाएं वो सब करेंगे। ऐसा अभी तक योजना बनाई जा रही है कि पक्षियों की 180 प्रजातियां जो सामान्यतः अभी भी जब आसपास की जो लेक्स हैं, विदेश की बहुत सी प्रजातियां वहां आती हैं मौसम के हिसाब से, साइबेरिया तक, रशिया तक सारी प्रजातियां, अफ्रीका से भी कुछ प्रजातियां ऐसी आती हैं जो क्या उसको बोलते हैं प्रवासी पक्षी, माइग्रेशन। तो उनकी जो माइग्रेशन होती है, मैमल्स और जो स्तनधारी वन्य जीव होते हैं उनकी भी 15 प्रजातियां ये इसके अंदर होंगी। रेप्टाइल्स और जमीन पर रेंगने वाले पानी में रहने वाले पशु ऐसी 29 प्रजातियां ये चिन्हित की गई हैं जिसके अंदर होंगी। तितलियों की 57 प्रजातियां ये इसमें होंगी। तो ये प्रारंभिक जो इसकी स्टडी है ये सब हुई है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से यानी वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से हमको जो कंपनसेटरी इसका जो अमाउंट वो मिलेगा, क्योंकि जैसे पिछले दिनों में आप लोगों को जानकारी होगी कि बहुत बड़ा एरिया अंडमान निकोबार का उसको डिफॉरेस्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने एक हरियाणा को कहा था कि अगर आपके क्षेत्र में हम कुछ फॉरेस्ट एरिया बना दें और वो डिफॉरेस्ट एरिया हो जाए तो उसका जो कंपनसेटरी अलाउंस है वो हरियाणा को दे सकते हैं। उसी के कारण से ये इतना बड़ा सफारी का ये जो प्रोजेक्ट है ये उसका तैयार होगा ताकि इसको फॉरेस्ट एरिया में वो कंपनसेटरी अलाउंस जो है उसमें इस सफारी बनाने के लिए उसका उपयोग हम कर सकें। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द होंगे आपसे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक और क्या है आपके मोहल्ले और कस्बे का हाल। ग्राउंड जीरो से खबर फास्ट की सीधी पड़ताल। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर खबर फास्ट पर। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दुबई के दूसरे दौरे की शुरुआत 2 अक्टूबर से हुई, जो 3 और 4 अक्टूबर तक रहा। इस दौरान गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी 1080 एकड़ में बनेगी, इस पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें 1 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद है। इसके लिए 13 कंपनियों ने रुचि भी दिखाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्लेसमेंट के लिए 8 कंपनी आई थी, जिनके साथ हरियाणा के कौशल युवाओं के स्किलिंग के लिए चर्चा हुई है। इसके तहत हम गरीब और जरूरतमंद युवाओं की सूची दुबई कंपनी को भेजेंगे। हमारा हुआ है वो 2 अक्टूबर यहाँ से प्रस्थान करके हम लोग 3 और 4 अक्टूबर 2 दिन पूरे दिन वहाँ लगाए हैं। और ये दौरा शुद्ध रूप से इन्वेस्टमेंट के नाते था। उस इन्वेस्टमेंट में मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में 1080 एकड़ में ये ग्लोबल सिटी का एक निर्माण किया जाएगा। जमीन पहले से HSADC ने एक्वायर कर रखी है और एक आइकॉन जिसको कहना चाहिए एक सिटी ये एक बनेगी, सिटी विद इन सिटी जिसको कह सकते हैं। गुरुग्राम के अंतर्गत ही ये एक नई सिटी जो एक सिंगल जिसको एक प्लानिंग में सिंगल फेज प्लानिंग में जिसका एक किया गया उसका योजना बनाई गई है। देश में ऐसी और भी बड़ी बड़ी सिटीज बनी हैं, जैसे उदाहरण के लिए गुजरात में गिफ्ट सिटी
ये बनी है, साइंस सिटी ये बनी है, बेंगलोर में भी एक आध इस प्रकार की कोई सिटी है। तो यहाँ भी हम ग्लोबल सिटी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल की एक सिटी बनाएं। बहुत बड़ा हमारी अपेक्षा है। हमारी अपेक्षा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। इसके लिए विभिन्न लेवल के रोड शो हम कर लिए हैं लगभग। अब तो समाप्ति पर यह है कि 4 रोड शो इसके हुए हैं, 2 गुरुग्राम में, 1 मुंबई में और 1 दुबई में। दुबई इन्वेस्टमेंट, शोभा रियल्टी, डेनुबे प्रॉपर्टीज, नखील, डीपी वर्ल्ड, एलिंगटन प्रॉपर्टीज, गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, ताबरीद, अल मार्जन आइसलैंड, अल हमरा, डलंड्स प्रॉपर्टी, दामाक, EMIS। तो ऐसी 13 प्रमुख कंपनियां हैं जो डेवलपमेंट के नाते से और वर्ल्ड वाइड ये काम करती हैं, लेकिन ज्यादा इनके काम दुबई में है। दुबई अपने आप में जो रियल एस्टेट का काम है, हम में से जो लोग गए होंगे उनको मालूम होगा कि बहुत हाई क्लास, हाई लेवल की बिल्डिंग्स वहाँ हैं। MR खास करके एक बहुत बड़ा डेवलपर वहाँ है। तो उस MR के, जैसे हमारे गुरुग्राम में हम DLF कह सकते हैं, इस प्रकार का MR ग्रुप है। MR ग्रुप गुड़गांव में भी काम कर रहा है, देश के, दुनिया के और भी कोनों में काम कर रहे हैं। तो ये सब लोग वहाँ आए थे, सब ने बहुत उत्साह अपना वो दिखाया है। तो उसके नाते से ये जो हमारा एक, उसके बाद नेक्स्ट डे इन्वेस्टर जो डिफरेंट कंपनीज थी वो जो है उसका भी एक मीटिंग की थी। उसमें भी अलग अलग प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग थे वो उसके अंदर आए थे और उसमें भी बहुत उत्साह दिखाया लोगों ने। चाहे हमारे यहाँ एग्री बिजनेस का विषय है, लॉजिस्टिक्स का है, FMCG का है, फूड प्रोसेसिंग है, सॉफ्टवेयर है, डेवलपर्स इन्वेस्टर्स, इन सब के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना एक उत्साह अपना दिखाया है कि अभी हमें हाउस कीपिंग के लिए कुछ लोग चाहिए, आप कितने भिजवा सकते हैं, उनका बायोटा, उनकी लिस्ट हमको भेजिए ताकि उनको रखने के लिए तैयार होंगे। हम यहाँ से भेजेंगे ताकि उनकी सिलेक्शन कराई जा सके। हम इसमें अपना जो हमारा जो पोर्टल है, परिवार पहचान पत्र नहीं, हमारा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही जो पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऐसे परिवारों के बच्चे जो अनएम्प्लॉयड हैं उनकी ट्रेनिंग कराकर उनको वहाँ भेजें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। कुल मिलाकर शॉर्ट में ये जो हमारा ट्रिप है, वास्तव में ये एक मिशन विशेष को लेकर के हम गए थे और दोनों दिन, पहले का लगभग 1.5 दिन और ये 2 दिन, 3 साढ़े 3 दिन में हमने कोई 800 किलोमीटर की जर्नी की। यानी इस दूसरे ट्रिप में 45 घंटे में 500 किलोमीटर की जर्नी अबू धाबी और ये हमारा दुबई, और पहले वाले में शारजाह और दुबई, ताकि हम ज्यादा उपयोग अपने इस विजिट का कर सकें। 1000 एकड़ में से जो लगभग 250 एकड़ का पहले फेज की ऑक्शन ग्लोबल सिटी की हम नवंबर एंड तक कर देंगे ताकि इस काम को हम एक मूर्त रूप दे सकें और ये आगे बढ़ सके। जो दूसरा दौरा हमारा, उधर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही आदमपुर उपचुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस ने गतिविधियां बढ़ा दी हैं। 7 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने चंडीगढ़ में एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें उपचुनाव के लिए कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उदय भान ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि आदमपुर चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। कांग्रेस मजबूत है और पूरे जोर शोर से लड़ेगी और कांग्रेस जीतेगी। सर, कुलदीप बिश्नोई ने सीधे चुनौती दी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। जिस बात का कोई मायने नहीं, उसका क्या। आदमपुर उपचुनाव की तारीख की घोषित होने के साथ ही अब राजनीति शुरू हो गई। उपचुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में बदलाव की नींव आदमपुर उपचुनाव में वहां की जनता वोट की चोट से रखेगी। उन्होंने कहा कि आने वाली सरकार वो है जिसने अपने पिछले कार्यकाल में प्रदेश की जनता के साथ साथ किसान, मजदूर, गरीब और आम आदमी के हित में काम किया है और हजारों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कही।
आदमपुर चुनाव में हमें विश्वास है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आदमपुर चुनाव के अंदर प्रदेश के अंदर जो बदलाव जनता चाहती है, जो बीजेपी जेजेपी सरकार से त्रस्त जनता, जिस सरकार ने आज हरियाणा को भ्रष्टाचार में नंबर 1 पहुंचा दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचा दिया, लूटने का काम किया हरियाणा की जनता को, एक से एक घोटाले रोज सामने आ रहे हैं। आज महंगाई ने हर आदमी की कमर तोड़ने का काम किया हो, ऐसी सरकार जो विकास जिसमें ठप हो गया हो, गांव से लेकर शहर तक कहीं विकास दिख नहीं रहा, पंचायत राज चुनाव नहीं हुए, आज हर प्रकार सरकार फेल है और लोग सरकार बदलना चाहते हैं। और बदलाव की नींव आदमपुर चुनाव में वोट की चोट देके बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करके बदलाव की नींव रखने का काम करेंगे लोग। हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद सोनाली फोगाट के परिवार ने धन्यवादी सभा कर शक्ति प्रदर्शन किया। सोनाली के भाई वतन झाका ने आदमपुर भाजपा वर्करों को धन्यवाद करने के लिए बुलाया, लेकिन इस धन्यवाद सभा में सोनाली के परिवार में ही आपस में मतभेद पैदा हो गया। सोनाली की बहन रुकेश पूनिया ने चुनाव लड़ने की बात कही, तो वहीं सोनाली के भाई वतन झाका ने पार्टी में रहने और पार्टी का साथ देने की बात कही। वो तो पार्टी जिसको टिकट देगी वही लड़ेगी जी। उसने पता नहीं क्या मन में सोच के बोला, मैं अभी तक मेरी तो ऐसी कोई डिस्कस नहीं, बाकी मैं तो बीजेपी पार्टी के साथ ही हूँ। वो पार्टी, और दूसरी बात ये है कि सोनाली जी ने 3 विधानसभा में काम किया था। 2014 से उन्होंने फतेहाबाद में काम किया था, फिर उसके बाद उन्होंने नलवा विधानसभा में 3 साल काम किया था। हम पार्टी के साथ हैं जी, पार्टी में काम किया 16 साल तक हमने, तो पार्टी के साथ है। सब कुछ उनकी पार्टी की देन है, सब कुछ टिकट भी पार्टी थे, नाम जो कुछ मिला वो पार्टी बीजेपी पार्टी से मिला, हमें कोई और पार्टी थोड़ी मिला है। कैथल की अनाज मंडियों में चीका के राइस मिलों की धान खरीद शुरू होने के बाद किसान और आड़तियों ने चैन की सांस ली है। इसे लेकर पिछले 1 सप्ताह से विरोध किया जा रहा था। धान खरीद शुरू होने के 1 दिन बाद तक चीका के मिलर्स के द्वारा करीब 50,000 क्विंटल धान की खरीद भी की जा चुकी है। आज चीका वालों ने, चीका के राइस मिलों ने लगभग 50,000 क्विंटल जीरी खरीदी है, जिससे हमारे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। हमारे सांसद नायब सिंह जी सैनी, विधायक लीलाराम जी और अशोक गुर्जर हमारे जिलाध्यक्ष जी के प्रयासों से, और हमारी डीसी मैडम, एसडीएम साहब, हमारे डीएफएससी साहब के प्रयासों से आज हमारी बहुत अच्छी खरीद हुई है। लगभग सारा माल बिक चुका है, जो कि 2-3 दिन से बाकी पड़ा था। किसानों का फायदा काफ़ी हुआ है जी। हमारे कैथल की के अंदर चीका और 2-3 बार की पार्टियां हमने माल लिया है, काफ़ी अच्छा माल लिया है, और आज लगभग सारा माल बिक चुका है हमारा। कल ऐसा था कि कुछ पार्टियां हमारी कैथल की ले रही थी, और आज सभी पार्टियों ने माल लिया है, और लगभग सारा माल बिक चुका है, और किसान काफ़ी खुश है। काफ़ी मात्रा में अच्छा संकेत गया किसानों के पास कि अभी चीका वाले खुल गए हैं जी। टोहाना के सिटी अस्पताल में देर रात फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात बदमाशों ने अस्पताल पर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान गोली के छर्रे वहां पर काम करने वाले एक कंपाउंडर को लग गए, जिसको पास ही के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फायरिंग की ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रात को 10 बजे करीब मैंने बाहर से गेट धनु लगा के मैं अंदर यहाँ लेटा हुआ था, फ़ोन चला रहा था, और वहाँ देखा कि एक लड़का गेट खोल रहा। ठीक है, अंदर आया। अंदर आते उसने पहले नीचे बैठ के घुस के नीचे बैठ के, जो ये गेट है शीशे वाला, इसके नीचे से वो कागज़ डाला अंदर। उसके बाद उसने ऊपर उठते ही फायर किया। ठीक है, और उसके बाद वो भाग गया। हॉस्पिटल पर 4 जवान 2 मोटरसाइकिलों पे 2-2 बैठकर आए थे, जो उनमें से एक लड़के ने, नौजवान लड़के ने सीधा गेट खोलकर उस पर शीशे के गेट पे एक फायरिंग करी और चला गया, जिसमें जो हॉस्पिटल का कंपाउंडर था उसके एक छर्रे लगे हैं, और उसमें जो उन्होंने बयान दिया उस संबंध में मुकदमा दर्ज करके पूरी जल्दी इसको ट्रेस किया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। योजनाएं जो असर दिखाएं, फैसले जो बदलाव लाएं, सरकार जिसका जनहित पर हो फोकस, सिस्टम जो जनता को करे सपोर्ट। देखिए हरियाणा रिपोर्ट रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। हम सिस्टम को करेंगे अलर्ट, करेंगे सूचित, दिखाएंगे वही जो होगा सटीक, होगा उचित। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर खबर फास्ट पर। खेती किसानी का मनोहर प्लान, खुशहाल होते हरियाणा के किसान। खेती बाड़ी में नित नए अनुसंधान, धरती पुत्रों की पूरी होती हर आस। देखिए हरियाणा कृषि विकास शनिवार और रविवार शाम 7:25 पर, रविवार और सोमवार सुबह 9:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सोनिया गांधी। कर्नाटक के मंड्या से की पदयात्रा की शुरुआत, लंबे समय बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज देंगे सौगात, शाम 6 बजे सोडाला एलिवेटेड का करेंगे उद्घाटन। करीब 225 करोड़ से बनकर तैयार हुआ है एलिवेटेड रोड। गुरुग्राम में पुलिस पीसीआर वैन पर लाठी डंडों से हमला, पुलिसकर्मियों पर करीब 6 लोगों ने किया हमला। पीसीआर इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी घायल, अस्पताल में भर्ती। झगड़े की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थी पुलिस। उत्तराखंड मौसम विभाग का अलर्ट जारी, कुमाऊं मंडल के जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दिल दहला देने वाला हादसा, विसर्जन के दौरान नदी में आया सैलाब, 40 लोग बहे, 7 की मौत। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मौसम से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। कुमाऊं मंडल के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो उत्तराखंड से इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। खासतौर पर कुमाऊं मंडल के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लक्सर से संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, एक बार फिर से जो है मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। जरा बताएं किस जिले के लिए कौन सा अलर्ट जारी किया गया है और क्या मौसम में बदलाव अभी से दिखना शुरू हो गया है? फिलहाल कैसा मौसम है? लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में जो है अब मौसम विभाग ने एक बार फिर 24 घंटे के लिए भारी बारिश का यहाँ अलर्ट जारी किया है। अगर कुमाऊं और गढ़वाल की बात करूं तो तमाम कुमाऊं और गढ़वाल में लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लगातार जो मौसम विभाग ने यहाँ तक चेतावनी जारी की है, साथ ही सैलानी जिस तरह से उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं उन्हें सख्त हिदायत दी गई है ताकि सावधानी बरतें। भूस्खलन और चट्टाने गिरने की भी जिस तरह से तस्वीर पिछले समय में निकल कर आई है, तो अब भी
जिस तरह से जो है लगातार बारिश से जो है लोगों को जो जन जीवन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में इस समय रबी की फसल जो पककर तैयार है, चाहे हम फूल की खेती की बात करें या धान की खेती की बात करें, तो तमाम जिस तरह से बारिश का अलर्ट जारी है तो कहीं ना कहीं अब किसानों को भी इसमें काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर क्या कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए प्रीति, लगातार प्रशासन निगाह टिका हुए है। लगातार जिस तरह से मौसम परिवर्तन होगा, लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं प्रशासन आज मोड़ पर दिख रहा है। प्रशासन ने कुमाऊं के और गढ़वाल के तमाम जिला अधिकारियों को यहाँ तक चेतावनी दी है, अलर्ट रहने का यहाँ दिशा निर्देश दिए है। लेकिन जिस तरह से भूस्खलन चट्टाने की गिरने की जो तस्वीरें पिछले समय में निकल कर आ रही, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से येलो अलर्ट और यहाँ पर जारी किया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ेगा। जी शुक्रिया गोविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो सावधानी बरतें, सतर्क रहें। मौसम विभाग ने उत्तराखंड को लेकर अलर्ट जारी किया है और पहाड़ी जो राज्य है वहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है और उसका असर जो है मैदानी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। हालांकि आज सुबह से ही जो है मैदानी राज्यों में बादल छाए हुए हैं, तो पहाड़ी राज्यों का असर कहीं ना कहीं मैदानी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। राजेंद्र सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। राजेंद्र सिंह वार्ड नंबर 19 मानकपुर आदमपुर सीट से बीजेपी के समर्थित अधिकृत प्रत्याशी रहे हैं। बता दें कि बीजेपी ने हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जोरदार प्रदर्शन कर कांग्रेस और बीएसपी का गणित पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। जिला पंचायत की 44 में से 14 सीटें जीतकर बीजेपी ने न केवल प्रतिद्वंदियों पर बढ़त बनाने में सफलता हासिल की है, बल्कि अब अन्य दलों के जीते सदस्यों को अपने पाले में लाकर और निर्दलियों की मदद से पहली बार बोर्ड बनने जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ केशव चौहान हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता जुड़ गए हैं। केशव, जरा बताएं, यहाँ पर देखिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर अब दूसरे दलों के जो प्रत्याशी हैं उनको भी अपनी पार्टी में लाने का काम शुरू कर दिया है और जिला पंचायत प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी है। सर पूरी जानकारी दे, किस तरीके का बैकग्राउंड यहाँ पर जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनका है, मैदान पे किस तरीके से क्या स्थिति उनकी है, जरा बताएं। जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अभी हरिद्वार में बीते हैं और आपने देखा है कि जो पंचायत चुनाव है इसमें एक बीजेपी ने एक बम्पर जीत हासिल की है। 4 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। जिस तरीके से जब से पंचायत चुनाव की तिथि रखी गई थी उससे पहले से ही बीजेपी के बड़े जो नेता हैं वो हरिद्वार में मीटिंग करते बैठक लेते नजर आ रहे थे और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या हरिद्वार सांसद डॉक्टर निशंक हो, वो सभी बैठक करते नजर आ रहे थे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को एक बड़ी घाटे का सामना करना पड़ा था। इसको लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। तो जिस तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं और जो बीजेपी के पाले में 14 सीट आई है, अन्य सीट जो निर्दलीय 14 सीट है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थक करते नजर आ रहे हैं। तो जिसको लेकर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी जो जिला अध्यक्ष का प्रत्याशी है वो भी आज मैदान में उतार दिया, उसकी भी घोषणा कर दी है। राजेंद्र सिंह के रूप में प्रत्याशी की घोषणा की है और साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो राजेंद्र सिंह है वो वार्ड नंबर 19 से विजयी हुए हैं और साफ तौर से यह भी कहा जा सकता है कि जो बीजेपी है, बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी त्रिस्तरीय चुनाव में लगाई थी। जी प्रीति। जी शुक्रिया केशव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। पूरी ताकत लगाई, नतीजा ये रहा कि एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से देखने को मिला है और अब कहीं ना कहीं बीजेपी की ही खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी ने जिला पंचायत प्रत्याशी के नाम की घोषणा यहाँ पर कर दी है। राजेंद्र सिंह को हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक बहादुराबाद में मनरेगा के तहत कराए गए सरकारी ट्यूबवेल पाइपलाइन में भारी अनियमितताएं देखी जा रही हैं। नियम कानून को ताक पर रखकर कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत गढ़ के कुतुबपुर में मनरेगा के तहत सरकारी ट्यूबवेल पाइपलाइन का कार्य
कराया जा रहा था, जिसमें लाखों रुपए की बंडर बांट का भी मामला सामने आया। गांव के कुछ मजदूरों के खाते में मनरेगा के तहत 3000 रुपए डाले जा रहे हैं और मजदूरों को महज 400 से 500 रुपए ही दिए जा रहे हैं। ये मेरे और मेरी घरवाली के अकाउंट में 3,000 रुपये आए थे और क्या नाम है, मेरे को बोला गया कि आपको इसमें से क्या नाम है इसका 2982 रुपये आए थे और मेरे से बोला गया कि 300 रुपये हम तुम्हें देंगे और पैसे हम निकाल लेंगे अपने। मेरे से बोल के ये कह गए क्या, फिर उन्होंने निकाल लिए, मेरी घरवाली के पैसे तो निकलवा दिए और क्या नाम है, मैंने अपने पैसे निकलवाने के लिए उनसे बोला, मैंने उनको अपनी कॉपी भी दे रखी है। उन्होंने मेरे खाते में 2900 कुछ रुपए आए थे ना, जो ये कह रही 300 रुपये तू रख ले बाकी मुझे दे दे, मेरे को मालूम नहीं है जी, ये मैं भी नहीं जानता कोई लोग है या नहीं है। मेरे सरकारी खाते में आए थे गरीबी रेखा में। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरिद्वार से इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंतजार रजा, बताएं क्या है ये पूरा मामला, कब से ये धांधली जो है वो की जा रही है और कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं प्रीति कि जो ये मामला है ये हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद के ग्राम पंचायत गढ़ का मामला है।